हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गुमला एससीबी की बड़ी कार्रवाई। चैनपुर ब्लॉक प्रधान सहायक 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र के करम टोली में एससीबी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चैनपुर ब्लॉक के प्रधान सहायक राजकुमार साहनी को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त कर्मी धनंजय प्रसाद ने एससीबी से शिकायत की थी कि भविष्य निधि की राशि के एवज में राजकुमार साहनी ने 20,000 रुपये की मांग की थी। इसके बाद एससीबी ने मामले की जांच शुरू की और गुमला पहुंचकर राजकुमार साहनी को घूस लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद एससीबी की टीम उसे गुमला थाना ले गई और कागजी कार्रवाई के बाद उसे रांची ले गई। झारखंड कैबिनेट की बैठक 2 सितंबर को इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिए जा सकते हैं फैसले। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक मंगलवार 2 सितंबर 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह बैठक झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन रांची स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में शिक्षा और भारी वर्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडों पर विचार कर आगामी योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक को लेकर सरकारी महकमे में तैयारियां तेज हो गई है। रातू रोड फ्लाईओवर बना ऑटो स्टैंड, जाम पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को चालू हुए महज 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ऑटो परिचालन को चिंताजनक बताया है। अदालत ने सड़कों पर जगह जगह ऑटो खड़ा कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालकों ने फ्लाईओवर क्षेत्र को अवैध रूप से ऑटो स्टैंड में बदल दिया है। यहां से मांडर, रातू पांड्रा, रवि स्टील और कमड़े जैसे इलाकों के लिए सवारियों को आराम से बैठाया जा रहा, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। स्थिति इतनी बदतर है कि एसबीआई मुख्य शाखा से फ्लाईओवर रैंप तक का रास्ता तय करने में 4 पहिया वाहनों को 20 से 23 मिनट तक का समय लग रहा। झारखंड में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से रोजाना वसूले जा रहे 42,78,000 रुपये जुर्माना। झारखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले विशेष रूप से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में हर दिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से औसतन 42,78,000 रुपये जुर्माना वसूला जा रहा। झारखंड पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने में राज्य के 24 जिले में 2,56,683 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले 4,278 चालकों पर कार्रवाई की जा रही। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया रहा, जिसके हिसाब से एक दिन में 42,78,000 रुपये और 2 महीने में 25,66,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक हजारीबाग और रांची में सबसे ज़्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि कई अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई। दामोदर नदी में 5 लड़कियां डूबी, 1 की शव बरामद, 1 लापता, 3 बाल बची। धनबाद जिले के झरिया अंतर्गत सुदामडी थाना क्षेत्र में स्थित दामोदर नदी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक क्वार्टर छठ घाट पर पूजा की डाली लेकर स्नान करने गई 5 बच्चियां अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। देखते ही देखते घाट पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और मछुआरों की तत्परता और साहसिक प्रयासों से 3 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 2 बच्चियां नदी की तेज धार में बह गई। सूचना मिलते ही सुदामडी पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खोजबीन के दौरान रुक्मणी कुमारी का शव बिरसा पुल के पास से बरामद किया गया। वहीं दूसरी बच्ची संध्या कुमारी अब तक लापता है। गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में लगातार अभियान चला रही। घटना के बाद घाट पर मातम छा गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नदी तट पर एकत्र हो गए। मृत बच्ची रुक्मणी की असामयिक मृत्यु से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
बताया गया कि सभी बच्चियां कर्मा पूजा के अवसर पर डाली चढ़ाने और स्नान करने घाट पर पहुंची थी। इसी दौरान वे गहरे पानी में चली गई और तेज बहाव के कारण खुद को संभाल नहीं सकी। घटना के बाद परिजनों की स्थिति बेहद विकट है। लापता संध्या की सकुशल वापसी की उम्मीद में परिजन और ग्रामीण लगातार प्रार्थना कर रहे। वहीं पुलिस प्रशासन रेस्क्यू टीम की मदद से बच्ची को ढूंढने में जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि भविष्य में कर्मा पूजा जैसे धार्मिक अवसरों पर नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को सुदृढ़ किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य के अल्पसंख्यक एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। मंत्री को अनन फनन में पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कई मंत्री भी पारस हॉस्पिटल पहुंचे और बीमार मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्य नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का बीपी लो हो गया था और वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। वहीं राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बीमार मंत्री की स्थिति ठीक है और वह बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल चिंता वाली कोई बात नहीं है। राज्य के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत पिछले 2 महीनों से ठीक नहीं चल रही है। जुलाई महीने में दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई थी। उसके बाद से वह लगातार स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से ही उन्होंने 15 अगस्त को ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। गिरिडीह के बगोदर में बड़ा हादसा, हाईवे पर ट्रेलर में लगी आग, बाल बाल बचा चालक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालाडीह के समीप नेशनल हाईवे 19 पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रेलर बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा। धुआं उठते ही चालक ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेलर रोक दिया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि वह असफल रहा। ट्रेलर पर चावल की बड़ी खेप लदी थी, जिसे पानीपत से कोलकाता ले जाया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रेलर का इंजन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे के कारण हाईवे के एक लेन पर लंबे समय तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। सूचना पाकर बगोदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की सिफारिश, झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित। अलग झारखंड राज्य के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता देशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग झारखंड सरकार ने की है। इस संबंध में झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। झारखंड विधानसभा ने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने संबंधी संकल्प पारित किया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। झामुमो के साथ संस्थापक शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। वह 81 वर्ष के थे। झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने देश की राजनीति को नया रूप दिया। उनके निधन से उस राजनीतिक युग का अंत हो गया जिसने आदिवासी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उभारा है। 407 वाहन का ब्रेक फेल, कार स्कूटी को मारी टक्कर। कार डिवाइडर पर चढ़ी स्कूटी सवार घायल, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में नेहरू बाल अकादमी के पास गुरुवार को एक सड़क हादसा हुआ। 407 वाहन का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। मेमको मोड़ से आ रहे 407 वाहन अनियंत्रित होकर सामने चल रहे स्विफ्ट डिजायर कार और एक स्कूटी से टकरा गया। टक्कर में कार डिवाइडर पर चढ़ी स्कूटी सवार घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने नज़दीकी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के कारण 407 वाहन था। उन्होंने बताया कि इस सड़क पर भारी वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं, इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बरवा अड्डा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया। पुलिस मामले की जांच कर रही।
झारखंड के 20 जिलों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग की माने तो 29 अगस्त को भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त 2025 को झारखंड के गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 30 और 31 अगस्त को रांची सहित रामगढ़, खूंटी, बोकारो, लोहरदगा, लातेहार, गुमला में वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 पंखे, 6 बल्ब, 1 फ्रिज, फिर भी बिजली बिल आया 52 लाख रुपए। झारखंड सरकार राज्य में 200 यूनिट तक बिजली मुक्त देने की योजना चला रही। वहीं हजारीबाग जिले के ओखनी क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक साधारण परिवार को 52 लाख रुपए का बिजली बिल भेजा गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके घर में सिर्फ 2 पंखे, 6 बल्ब और 1 फ्रिज है। इतनी सीमित खपत के बावजूद इतनी बड़ी रकम का बिल आना समझ से बाहर है। इस अप्रत्याशित बिल को लेकर परिवार पिछले कई दिनों से बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। परिवार की चिंता अब पूरे मोहल्ले की चर्चा बन चुकी है। सेवा में बलिदान को सलाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत कर्मियों के परिजनों को सौंपा 1-1 करोड़ रुपए का चेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार के 3 दिवंगत कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सम्मानपूर्वक प्रदान किया। यह सहायता राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष बीमा योजना के तहत दी गई, जो उन कर्मियों को समर्पित है जो सेवा के दौरान किसी दुर्घटना के शिकार हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार में सेवारत वैसे कर्मी जो सेवा में रहते हुए किसी भी दुर्घटना में दिवंगत हो गए, उनके परिजनों के साथ हमारी सरकार सदैव खड़ी है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि दिवंगत कर्मियों के परिजनों को सम्मान, उनका पूरा हक और अधिकार देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। परिजनों ने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सहयोग से न सिर्फ परिवार की आजीविका में मदद मिलेगी, बल्कि बच्चों की शिक्षा और भविष्य में भी संबल मिलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड के हेड एवं महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल, उप महाप्रबंधक मनोज कुमार, मुख्य प्रबंधक विकास कुमार पांडे समेत अन्य गण्यमान्य उपस्थित थे। गिरिडीह में डोभा में डूबने से 2 मासूमों की मौत। खेल खेल में दोनों का पैर फिसला, गहरे पानी में डूब गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोडीह गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। मनरेगा योजना के तहत बने डोभा में डूबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रिंस कुमार और रितिका कुमारी के रूप में हुई है। दोनों मासूम बच्चे खेलते खेलते डोभा के गहरे पानी में समा गए और उनकी जिंदगी पर दुखद विराम लग गया। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया। मृत बच्चों के पिता दिनेश दास सूरत में मजदूरी करते हैं। हाल ही में वे अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए गांव लौटे थे। हादसे के दिन बच्चों की मां सोनी देवी बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में प्रिंस और रितिका बुधवार शाम सोच के बहाने घर से निकले और घर के पास बने डोभा के किनारे खेलने लगे। खेल खेल में दोनों का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद जब बच्चे वापस नहीं आए तो परिजन को चिंता हुई। खोजबीन शुरू की गई तो बच्चों के चाचा ने डोभा में उन्हें देखा। तत्काल ग्रामीण की मदद से दोनों मासूमों को बाहर निकाला गया और बेंगाबाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने महिला सुपरवाइजर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी वर्ग के लिए 100% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में आकांक्षा कुमारी सहित 33 अभ्यर्थी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के लिए 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया।
प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थी का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थी के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषय की डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसमें सिर्फ महिलाओं के आवेदन दिया है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया कि प्रार्थी परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने इससे पहले ना तो नियुक्ति नियमावली और न ही विज्ञापन की शर्तों को चुनौती दी थी। यह महिला कैडर के लिए ही नियुक्ति निकाली गई है। कोर्ट ने मामले में आयोग और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। निलंबित आईएएस विनय चौबे की बेल पर हजारीबाग एससीबी कोर्ट में अब 6 सितंबर को होगी सुनवाई। हजारीबाग डीसी रहते हुए सेवायत जमीन घोटाले करने के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग एससीबी कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान एससीबी की ओर से केस डायरी पेश नहीं करने के कारण अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। एससीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखा। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग एससीबी कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में इसी महीने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एससीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में बेल मिल गई है। धनबाद में सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आदिवासियों का प्रदर्शन। सूर्या हांसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने गुरुवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले लोगों ने राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के सदस्य मनमोहन हेम्ब्रम व राय मुनि देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर दिखाकर सूर्या हांसदा की हत्या की है। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार आदिवासियों को निराशा बना रही। सूर्या न केवल सामाजिक कार्यकर्ता था, बल्कि हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता था। समिति ने चेतावनी दी कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। एससीबी की कार्रवाई से झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू करने में हो रही परेशानी। झारखंड घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो एससीबी की कार्रवाई से उत्पाद नीति 2025 लागू करने में परेशानी पैदा हो रही। यह स्थिति एससीबी द्वारा 26 अगस्त को उत्पाद नीति और उसे लागू करने से संबंधित फाइलों के जब्त करने की वजह से हुई है। कॉरपोरेशन में अब तक छाया संचिका भी नहीं बची है, जिसके सहारे कामकाज जारी रखा गया था। एससीबी की टीम 26 अगस्त के शराब घोटाले की जांच के दौरान ब्यूरेज कॉरपोरेशन और विभाग में पहुंची। दिन भर की जांच पड़ताल के बाद एससीबी की टीम शाम को गाड़ी में भरकर सारी फाइलें ले गई। इसमें उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी से जुड़ी फाइलें भी शामिल है। एससीबी की इस कार्रवाई की वजह से कॉरपोरेशन में अब छाया संचिका भी नहीं बची है। इससे 1 सितंबर से नई नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू होने में देर होने की आशंका जताई जा रही। साथ ही सरकार को राजस्व के नुकसान होने और कानूनी परेशानी होने का खतरा पैदा हो गया है। उत्पाद नीति 2025 को लागू करने के लिए सरकार ने मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से वापस लेकर दुकानों की नीलामी की थी। 22 अगस्त को दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर नीलामी में सफल होने वाले व्यापारियों को खुदरा दुकानें सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि 1 सितंबर से इन दुकानों के माध्यम से शराब की खुदरा बिक्री हो सके। इसमें देर होने पर नीलामी में सफल होने वाले व्यापारियों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने की संभावना है। जेएसएससी सीजीएल मामले में अब नई एसआईटी करेगी जांच। डीजीपी ने किया टीम का गठन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले की जांच अब एसआईटी को सौंपी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। इस एसआईटी का नेतृत्व झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे करेंगे। टीम में सीआईडी के डीआईजी चंदन कुमार झा और स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डीआईजी वाईएस रमेश को भी शामिल किया गया है। वहीं इस मामले की जांच का प्रभार विशेष शाखा के एसपी हरदीप पी जनार्दन को सौंपा गया है। इससे पूर्व यह जिम्मेदारी डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को सौंपी गई थी। गौरतलब है कि सीआईडी ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीआईडी के डीएसपी द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर असंतोष जताया गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे गंभीर मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा नए सिरे से एसआईटी का गठन किया गया है, जो अब इस घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ाएगी। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा। टाटा स्टील कर्मचारियों को बोनस के रूप में देगी 300 करोड़ रुपए। 6 सितंबर तक बैंक में आ जाएगा पैसा। देश की सबसे पुरानी टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारियों के बीच 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी प्रबंधन के साथ बोनस समझौते में प्रस्तावित राशि 6 सितंबर तक सभी के बैंक खाते में आ जाएगी। देश की आज़ादी से पहले जमशेदपुर में स्थापित 100 साल से भी अधिक पुरानी टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारियों के बीच सितंबर महीने में धन वर्षा होगी। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुए बोनस समझौते में प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए 303 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित की है। टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेंद्र और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी समेत दोनों पक्षों के अधिकारियों ने कंपनी परिसर स्थित एमडी कार्यालय में बोनस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित। प्रदीप यादव ने किया स्वागत। झामुमो के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर स्टीफन मरांडी और झारखंड विधायक प्रदीप यादव ने कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने 21 मार्च 2025 को ध्यान आकर्षण के माध्यम से गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण का मामला उठाया था। ध्यान आकर्षण में उठाए गए बिंदुओं की जांच के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय जांच कमेटी घोषित की है। सरकार के इस कदम पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संतोष जताते हुए कहा कि जिस विषय की लड़ाई वह वर्षों से लड़ रहे थे, उस मामले में सरकार ने आज जांच कमेटी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। SPT-CNT एक्ट का उल्लंघन कर और जमीन अधिग्रहण कानून 2013 शर्तों का उल्लंघन कर गोड्डा के रैयतों से जमीन ली गई थी। यहां तक कि ऊर्जा नीति 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया। पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अडानी को मदद की और उसे करोड़ों का लाभ दिलाया। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि हमें लगता है कि अब उसका पर्दाफाश होने वाला है। प्रदीप यादव ने कहा कि जो हमने मांग की थी कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए और सरकार ने भी घोषणा की थी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम कमेटी बनाकर जांच कराएंगे। आज उस समिति का सरकार ने गठन किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में अन्य विभागों के 7 सचिव हैं और एक गोड्डा के उपायुक्त को शामिल किया गया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने वाली खबरों का उच्च शिक्षा मंत्री ने किया खंडन। झारखंड के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने हाल ही में कुछ समाचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित उस खबर का कड़ा खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में छात्र संघ का चुनाव वोटिंग से नहीं होगा। मंत्री ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक और असत्य करार देते हुए स्पष्ट किया कि छात्र संघ का गठन पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। मंत्री सोनू ने कहा, कुछ अखबारों में यह गलत खबर प्रकाशित की गई कि वोटिंग से नहीं होगा छात्र संघ का चुनाव। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह पूरी तरह भ्रामक और असत्य है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के क्रम संख्या 77 में यह साफ साफ उल्लेख किया गया कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया गया है और राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष छात्र राजनीति की पक्षधार है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए विश्वविद्यालय विधेयक के बाद से छात्रों और शिक्षकों के बीच छात्र संघ चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि छात्रों को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मंत्री के बयान में अब यह स्पष्ट हो गया कि छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से मतदान आधारित होंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही संपन्न किए जाएंगे। देवघर के टावर चौक पर कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। देवघर जिले के टावर चौक पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते बहुमंजिला दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे दुकान से धुआं निकलता दिखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग पूरे शोरूम में फैल गई। लोगों ने तुरंत दुकान मालिक और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 2 और गाड़ियां मंगवाई गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने
लगभग 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान के अंदर रखा सारा सामान, कपड़े और अन्य सजावटी सामान जलकर खाक हो चुका था। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा, हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि आग कैसे लगी। कपड़े के शोरूम के मालिक को आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में मांडू विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा और अंतिम दिन है। सदन के बाहर मांडू विधायक निर्मल महतो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चैनपुर और कर्मा को अलग प्रखंड का दर्जा देने और डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल करने की मांग की। निर्मल महतो ने कहा कि वह कई बार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं, लेकिन वे हर बार इसे अनदेखा कर देते हैं। विधायक ने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए इन मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। किसी भी शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है: मौजूदा और भावी यातायात की स्थिति, सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, निजी वाहनों की संख्या और उससे होने वाला जाम, पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक परिवहन संसाधनों की जरूरत। सीएमपी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी शहर में मेट्रो रेल व्यवहारिक और आवश्यक है या नहीं। रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट इक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है। जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण निजी वाहनों पर निर्भरता भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं विकसित की गई तो आने वाले वर्षों में रांची में ट्रैफिक की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। झारखंड में आईपीएस से लेकर सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों में बढ़ा रील बनाने का क्रेज। डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है, जहां आम लोग से लेकर अफसर तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की होड़ में लगे हैं। झारखंड में भी पुलिस महकमे में सोशल मीडिया रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएस, एएसपी, डीएसपी, दरोगा से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मी पुलिस की वर्दी में रील्स बनाकर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। अक्सर ये रील काम करने की जगह यानी थाने या फील्ड ड्यूटी के दौरान ही शूट की जाती है, जिससे न सिर्फ वर्दी की मर्यादा बल्कि पुलिस की पेशेवर छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। देश के कई राज्यों में पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है ताकि वर्दीधारी कर्मियों के द्वारा सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। कारण साफ है कि वर्दी पहनकर रील बनाना और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करना विभागीय आचरण नियमों के खिलाफ मानी जाती है। इससे वर्दी की गरिमा और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। यह गाइडलाइन 4 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा इंटरनेट मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ पोस्ट शेयर ना करे जो झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियमों के खिलाफ हो। सरकारी कर्मी केवल उसी हद तक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जहां तक सरकार द्वारा उन्हें आपत्तिजनक ना माना जाए। झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में यह भी निर्देश दिया गया कि कार्यालय समय के दौरान कर्मचारी अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल ना करें। कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल से संबंधित शिकायतें या मुद्दों को वीडियो, फोटो या किसी अन्य रूप में सोशल मीडिया पर साझा करने से मना किया गया है। इन सख्त निर्देशों के बावजूद कई पुलिस अधिकारी और कर्मी अभी भी फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटल दुनिया में फेमस होने की चाहत विभागीय नियमों पर भारी पड़ रही है। अवैध अफीम के खिलाफ फ्री कल्टीवेशन अभियान 22 सितंबर तक चलेगा ऑपरेशन।
अफीम माफिया अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम के बीज को फैलाने की जुगत में लग जाएंगे ताकि एक बार फिर से अफीम की फसल उगाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अफीम माफिया पर नकल कसने के लिए झारखंड पुलिस ने फ्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च करने जा रही है। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में फ्री कल्टीवेशन अभियान को शुरू किया जा रहा है। सीआईडी मुख्यालय के द्वारा झारखंड के 9 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 22 सितंबर 2025 तक फ्री कल्टीवेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सीआईडी की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह बताया गया कि अभियान की शुरुआत 8 सितंबर से की जाएगी। इसके तहत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व से की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था वैसे तमाम जगहों पर सत्यापन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है। रिम्स 2 के बगल में अक्टूबर में रहेगा आदिवासियों का महादरबार, पूर्व सीएम चंपई सोरेन की घोषणा। राजधानी रांची में रिम्स 2 के बगल में चिन्हित जमीन पर अक्टूबर महीने में एक आदिवासी महादरबार आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की घोषणा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने की है। उन्होंने बताया कि इस महादरबार के माध्यम से सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। चंपई सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह दरबार इस बात का प्रतीक होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों के हितों की अनदेखी कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महादरबार में राज्य भर से करीब 2 लाख आदिवासी की जुटने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही और इसके जरिए आदिवासी समुदाय की एकजुटता और उनके अधिकारों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन छाया रहा सूर्या हांसदा एनकाउंटर और रिम्स 2 जमीन विवाद। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष सरकार पर सूर्या हांसदा और नगड़ी रिम्स 2 जमीन को लेकर दबाव बनाता रहा। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी की विधायक नारेबाजी करते दिखे। मानसून सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा परिसर में सरकार विरोधी नारा लगा रहे। इस दौरान बीजेपी विधायक काफी आक्रोशित दिखे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्या हांसदा की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सरकार इसे इनकाउंटर बता रही। उन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए सदन में मांग रखी। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड के लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करे, लेकिन सरकार इस बात को अनसुना कर रही, इसलिए लगातार इन मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।